Good morning, student. I, Dr. Anupama Labhai, welcomes you to our e-learning classes. Today, in our subject HRM, I am going to start our next unit, that is Unit 2, which is related with recruitment and selection. First of all, we must know what is the meaning of recruitment. So, let us see what is recruitment. क्या होती है रिक्रूटमेंट, ये हमें पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है. मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में भी बताया था कि रिक्रूटमेंट ये एक्चुअली जैसे हम लोग समझते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय रिक्रूट हो गया है कंपनी में, यानी हम लोग कहते हैं कि वो सिलेक्ट हो गया है, बट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट में ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जो पोजीशन की रिक्वायरमेंट है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उससे फिट होने वाला, उससे सूट होने वाले कैंडिडेट ने हमारे यहाँ पे अप्लाई करना, इसलिए जो प्रोसेस कंपनी से की जाती है दैट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट. यानी रिक्रूटमेंट क्या है? सिलेक्शन के पहले की प्रोसेस है जहाँ पे एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जाता है, या हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे एप्लीकेंट्स को टेम्प्ट किया जाता है कि एक अच्छे एप्लीकेंट ने, कैपेबल एप्लीकेंट ने, जो हमारी उस पोस्ट के लिए कैपेबल है, वो सुटेबल है, ऐसे एप्लीकेंट ने हमारे यहाँ पे एप्लीकेशंस भेजनी चाहिए. ये कंपनी के द्वारा जो प्रयास किया जाता है दैट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट. सो लेट अस सी. रिक्रूटमेंट इज़ द जनरेटिंग ऑफ एप्लीकेशंस और एप्लीकेंट्स फॉर स्पेसिफिक पोजीशंस टू बी फिल्ड अप इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी यहाँ पे ऐसे कहा है कि जनरेट करना, यानी ऐसे लोगों को देखना कि जिनसे एप्लीकेशंस आए, या एप्लीकेंट्स को देखना एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, और उसके बाद में उसका सिलेक्शन करना. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड ऑब्टेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर जॉब्स सो दैट द राइट पीपल इन राइट नंबर कैन बी सिलेक्टेड. देखिए, ऐसे ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो एप्लीकेंट्स है उन्हें सर्च किया जाता है, उनसे अच्छी एप्लीकेशंस लाई जाती है वो जॉब के लिए, सो दैट कंपनी कैन गेट अ राइट पीपल. यानी कंपनी को क्या मिलना चाहिए? एक राइट पर्सन मिलना चाहिए, एंड इन राइट नंबर. देखिए, आपकी कंपनी से ये किया है, जैसे कि एप्लीकेशंस के लिए आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, और आपके कंपनी के लिए एप्लीकेशंस जो है बहुत ही कम आई हैं. समझ लीजिए आपके यहाँ पे 5 पोस्ट है और 2 ही लोगों ने अप्लाई किया हुआ है. आपकी ज़रूरत तो 5 है, तो फिर जो 2 ने किया है उसे तो आपको लेना ही होगा, वेदर दे आर सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और दे आर नॉट सुटेबल फॉर पर्टिकुलर जॉब. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह से और उस जगह से एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जाता है, सो दैट दे कैन गेट राइट नंबर ऑफ पीपल एंड राइट पर्सन फॉर अ जॉब. रिक्रूटमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फिलिंग अ वैकेंसी. ये तो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम लोग जो कंपनी में क्रिएट हुई वैकेंसी है उसे फिल करते हैं. फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. जैसे 2 प्रकार के सोर्सेस हैं, एक इंटरनल सोर्स है और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स. तो देखते हैं कि इंटरनल सोर्सेस क्या है और एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है. इंटरनल सोर्सेस में आता है प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय रेफरल्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज़, प्रीवियस एप्लीकेंट्स. तो एक के बाद एक देखते हैं कि प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से किस तरह से रिक्रूटमेंट हो सकती है, एम्प्लॉय रेफरल से कैसे हो सकती है, एंड सो ऑन. देखिए, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ यानी क्या होता है? जो अभी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं. तो जो काम कर रहे हैं उनको प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम अमंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. देखिए, आपकी यहाँ पे हो सकता है एक वैकेंसी क्रिएट हुई है, और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर हम लोग जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को प्रमोशंस दे रहे हैं. इसका एक और भी बेनिफिट है, अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिलता है तो दे आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स वर्किंग हार्ड. देखिए, वो क्या करते हैं कि मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिलता ही है, यानी क्या है, पोजीशन उसकी बढ़ गई है, उसकी सैलरी बढ़ गई है. तो कोई भी यही चाहता है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे प्रमोशंस मिले. और अगर ये कंपनी की पॉलिसी है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन्हें प्रमोशंस दे और अपनी जो वैकेंसी जो क्रिएट हुई है उसे फिल करे, तो दैट इज़ बेटर फॉर द एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. प्रमोशन implies upgrading of an employee to a higher position
कैरिंग हायर स्टेटस, पे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या होता है प्रमोशन? प्रमोशन ये होता है जहाँ पे एम्प्लॉय को एक हायर पोजीशन मिलती है, अच्छा स्टेटस मिलता है, उसकी सैलरी बढ़ती है और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है। इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके अपने एडवांटेजेस भी है, उसके अपने डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें एक लिमिट होती है चॉइस के लिए, क्योंकि जितने आपके पास अभी जो प्रेजेंट में पर्सन्स है उन्हीं को आपको क्या करना होता है, प्रमोट करना है। तो क्या वो क्वालिफाइड है, स्किल्ड है या नहीं है, ये देखे बगैर भी कई बार अगर आपकी ये पॉलिसी है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को हम लोगों को प्रमोट करना है, तो इसमें ये लिमिटेशंस आ जाते हैं। और अगर ऐसा हुआ भी तो जिनको प्रमोशन नहीं मिला है, देखिए एक ही वक्त दो लोगों को आपके कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है, उनकी अपॉइंटमेंट की हुई है और फिर बाद में उसमें से एक को आप प्रमोशन दे रहे हैं तो दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन भी आता है जिनको आपने प्रमोशन नहीं दिया हुआ है। हो सकता है कि वो इसमें अपनी कंपनी को छोड़ के भी चले जाए। और अगर हम लोग प्रमोशन के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो फिर उसमें एक एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयज़ पहले से ही कंपनी के कल्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में अच्छे से जानते हैं और हम तो वो मोटिवेट भी होते हैं। और अगर आप बाहर से कोई एम्प्लॉय लाते हो तो उसके ऊपर जो खर्चा करना है उससे कम खर्चे में ये काम भी हो जाता है, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं कि कॉस्ट एफिशिएंट भी एक्सक्यूज़ मी, ये कॉस्ट एफिशिएंट भी प्रोसेस होती है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। फिर सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ भी है। अब ये फॉर्मर एम्प्लॉयज़ क्या है, जो कि आपकी कंपनी से रिटायर्ड हुए हैं, रिट्रेंच्ड हुए एम्प्लॉयज़ है। लेकिन रिट्रेंच का मतलब होता है कि जिनको कुछ वजह से, जैसे काम नहीं है इस वजह से आपने उनको निकाला था, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो फिर से आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, कंपनी में वापस ले सकते हो और इसे कहा जाता है फॉर्मर एम्प्लॉयज़। रिटायर्ड यानी तो जिनकी ये होगी टेन्योर जो है वो ख़त्म हो गया है और फिर से वो अगर पार्ट टाइम जॉब आपके यहाँ पे कर सकते हैं, करने के लिए तैयार है, तो ऐसे भी उनका एक्सपीरियंस जो है, उनका नॉलेज जो है, अगर आपको उनकी रिटायरमेंट के बाद भी अगर कंपनी को मिलता है तो ऐसे के एम्प्लॉयज़ को भी कंपनियां प्रीफर करती है फॉर पार्ट टाइम बेसिस। या फिर ऐसे भी है कि फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी थी किसी भी वजह से, लेकिन फिर से ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए तैयार है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जब आपके कंपनी में वापस आते हैं तो ऐसे इसको कहा जाता है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देन एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स क्या होते हैं, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो रेफ़र करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को to the company as potential candidates for the vacancies to be filled in the organization। तो ऐसे जो रेफरल्स रहते हैं वो भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे इसमें क्या होता है कि जो जिन्होंने रेफ़र किया हुआ है ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, वो अच्छे से जानते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। उन्हें ये पता रहता है कि हमारे जो ये आने वाले जो हमने रेफ़र किए हुए कैंडिडेट हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका ये क्या है, नेचर कैसे है, बिहेवियर कैसे है, और वो कंपनी की एनवायरनमेंट के साथ, कल्चर के साथ एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये भी उन्हें पता चलता है। तो ऐसे जो रेफरल्स रहते हैं उन्हें भी कई बार कंपनी प्रीफर करती है। देन है नेक्स्ट वन इज़ प्रीवियस एप्लीकेशंस। देखिए ये प्रीवियस एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो इसलिए इंटरनल सोर्सेस करके यहाँ पे कंसिडर किया गया हुआ है क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपनी एप्लीकेशंस जो है वो कंपनी के पास भेज दी है, तो अभी कंपनी को बाहर जाके फिर से इनके लिए सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ऐसे इनको भी जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी की तरफ अपनी एप्लीकेशंस दी हुई है, ऐसे इनको इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में कंसिडर किया जाता है।
Sometimes the organizations contact through mail or messenger these applicants to fill up the vacancies, particularly for unskilled or semi-skilled jobs. ये जो छोड़ के जाते हैं अपनी एप्लीकेशंस कंपनी के पास में, उन्हें जनरली अनस्किल्ड जो वर्क है, जॉब है, या स्किल्ड जो जॉब है, उन वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए उन्हें इनवाइट किया जा सकता है थ्रू मेल या थ्रू मैसेजर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस पहले से ही दी हुई है, तो आपके पास उनका मेल आईडी भी रहता है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी रहते हैं. देन एक्सटर्नल सोर्सेस. क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस में? अभी जो हमने देखे कि वो कंपनी में ही आप क्या कर रहे हो, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस यानी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके आपको सर्च करना है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए. तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आ रहे हैं, देन एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, कैंपस रिक्रूटमेंट, डिप्यूटेशन, वर्ड ऑफ माउथ, रीडिंग ये थोड़ा नया है, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे. हम लोग एक वन बाय वन हर एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस. After independence, National Employment Service was established to bring employers and job seekers together. देखिए क्या हुआ था कि जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ज़रूरी हो गया था कि जिन्हें जॉब चाहिए है और जो एम्प्लॉयर्स है, जिन्हें वर्कर्स की या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उन्हें साथ में लाना ज़रूरी हो गया था. तो इसी पर्पज़ के लिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी. In response to it, the Compulsory Notification of Vacancies Act of 1959, commonly called as Employment Exchange Act, was instituted, which became operative in 1960. और इसी के लिए ये ऑब्जेक्टिव तो जो था उसे अचीव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट बनाया गया. Under Section 4 of the Act, it is obligatory for all industrial establishments having 25 workers or more to notify the nearest employment exchange of vacancies in them before they are filled. अभी ये कंपलसरी हो गया है कि अगर एक कंपनी है जिनके पास 25 वर्कर्स या उससे ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले जो उनके पास में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है उन्हें बताना है कि हमारे यहाँ पे वैकेंसीज़ है. यानी वैकेंसी फिल करने के पहले आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है. और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स ने, उनको फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ही उनकी एप्लीकेशंस जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच जाती है. द मेन फंक्शन ऑफ दिस विद देयर ब्रांचेस इज इन मोस्ट सिटीज़ आर रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉब सीकर्स एंड देयर प्लेसमेंट इन द नोटिफाइड वैकेंसीज. रजिस्ट्रेशन पहले किया जाता है जॉब सीकर्स के थ्रू ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, और फिर उनके बाद में उनकी जो प्लेसमेंट्स है, जो नोटिफाइड वैकेंसीज़ है, उसमें की जाती है अगर वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल होगी तो. इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू इन्फॉर्म द आउटकम ऑफ सिलेक्शन विद इन 15 days टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. और उन्हें 15 दिन के अंदर ये बताना ज़रूरी है कि उसका आउटकम क्या हुआ है. उनके थ्रू जो एप्लीकेशंस आई हुई थी उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशंस. क्या होते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन? जनरली हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह जो ऐसे जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, उन्होंने भी अपने यहाँ पे ऐसे कुछ ये क्रिएट किए हुए हैं कि उनके जो मेंबर्स हैं उनके लिए प्रॉपर जॉब मिल सके. तो ऐसे भी एसोसिएशंस है उन जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सकते हैं. Very often recruitment for certain professional and technical positions is made through professional associations, also called headhunters. इन्हें headhunters भी कहा जाता है. जैसे कि देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशंस जो है provide placement services for their members. For this, the professional associations prepare either list of job seekers or publish or sponsor journals or magazines containing advertisement for their members.
या क्या करते हैं ये जो बड़े बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वो अपने यहाँ के जो मेंबर्स है उनके बारे में उनकी एक लिस्ट बनाते हैं जिन्हें जॉब चाहिए है, या पब्लिश भी करते हैं उनकी ऐसी लिस्ट, जैसे स्पॉन्सर्ड जर्नल से, मैगजीन से, जैसे में एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं वो जो अपने मेंबर्स की, यानी उनकी स्किल्स क्या है, उनके नॉलेज क्या है, इस तरह से बताया जाता है। और जिस कंपनी को उनकी रिक्वायरमेंट है, यानी अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, तो ऐसे मेंबर्स को वो फिर अपने यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। देन कैंपसिंग रिक्रूटमेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में काफ़ी बार ये कैंपस रिक्रूटमेंट हुई है, तो फिर से मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, फिर भी बताती हूँ। इंडिया हैव स्टार्टेड विजिटिंग एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कैंपसेस फॉर रिक्रूटमेंट पर्पसेस, यानी पहले नहीं था लेकिन अभी भारत में भी ये शुरू हो गया है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है फ्रेशर्स की, वो क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को विज़िट करते हैं, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को, या कैंपसेस है, तो रिक्रूटमेंट पर्पसेस के लिए वो आजकल विज़िट कर रहे हैं और अपना जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल कर रहे हैं। देन डेप्यूटेशन, व्हाट इज़ डेप्यूटेशन? यानी डेप्यूटेशन यानी क्या है, जो आपके यहाँ का एम्प्लॉय है, इट इन्वॉल्व सेंडिंग एन एम्प्लॉय टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 years, यानी आपके जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दूसरी जगह पे आप भेजते हो। अब ये दूसरी जगह पे भेजते हो, इसे ही क्या कहा गया है, डेप्यूटेशन। ये जो है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग देखते हैं कि इस तरह का डेप्यूटेशन होता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक रेडी एक्सपर्टाइज, जिसके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज है, और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव टू इनकर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। समझ लीजिए आपका दूसरा एक ये है, आपकी एक ब्रांच है, वहाँ पे आपको क्या करना है, एक ज़रूरत है एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ की, तो ऐसे इसमें आप क्या करते हो, आपके यहाँ का एम्प्लॉय वहाँ पे डेप्यूट करते हो, हायर पोजीशन पे भी कर सकते हो या सेम पोजीशन पे भी आप उसको भेज सकते हो। और इस तरह से जो कंपनी को इंडक्शन के लिए या जैसे कि ये ट्रेनिंग के लिए जो इनिशियल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है न्यू एम्प्लॉयज़ का, अगर आप वहाँ पे अपॉइंट करते हो तो उससे बेटर रहता है जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वहाँ उसी को वहाँ पे डेप्यूट करो और उससे वो काम करवा लो, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। वर्ड ऑफ माउथ, क्या होता है वर्ड ऑफ माउथ? In this method, the word is passed around the possible vacancies और openings in the organization। ऐसे पब्लिश नहीं की जाती एडवर्टाइजमेंट, लेकिन बताया जाता है कि इस तरह से हमारे यहाँ पे वैकेंसीज हो सकती है, या इस तरह से हमारे यहाँ पे न्यू भी वैकेंसीज जो है वो क्रिएट हो सकती है। सिर्फ ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बताया जाता है, इसकी कोई यानी एडवर्टाइजमेंट वगैरह पब्लिश नहीं होती है। फिर है रीडिंग और पोचिंग इज़ अनदर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट whereby the rival firms are by offering better terms and conditions try to attract qualified employees to join them। वैसे इसमें क्या होता है, ये रीडिंग में यानी आप दूसरी कंपनी की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ पे खींचना चाहते हो। कैसे खींचते हो? उन्हें ज़्यादा ये देके उनके लिए बेनिफिट्स ज़्यादा, जैसे कि सैलरी ज़्यादा, पोजीशन ज़्यादा, और जो वेलफेयर बेनिफिट्स होते हैं वो भी आप वहाँ जो उनको मिल रहे हैं उससे ज़्यादा आप ऑफ़र करके उन्हें क्या करते हो, ट्राई करते हो टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी स्किल, उनकी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो दूसरी जगह पे एक्सपीरियंस्ड है उनको अगर आप लेते हैं तो कंपनी के लिए वो हर एक तरीके से बहुत बेनिफिशियल होता है। तो जनरली आजकल ये ऐसे भी कंपनी रीडिंग और पोचिंग जिसे हम लोग कह रहे हैं उसको भी एक अच्छा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मानते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई इसके बारे में डाउट है तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।